हेलो दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि हेलो एरिन जो कि दो टाइप से रिएक्शन देता है, एक तो हेलोजन की वजह से और दूसरा बेंजीन रिंग की वजह से। आई होप पहले वाले वीडियो में आपने सब अच्छे से देख लिया और समझ लिया है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसकी जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन एटम है ये वाला, ये रिएक्शन तो नहीं रहेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। समझे है, यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा। जैसे रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा पर ही ग्रुप्स को भेजेगा कि वहीं पर ऐड हो, मेटा पे नहीं होगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, फिर बेंजीन होगी, फिर टोलुइन हो गई। ओके, देख पा रहे हो उधर? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ बेंजीन है और ये टोलुइन, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टुवार्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ओके, सो फर्स्ट जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं हेलोजिनेशन, यानी हेलोजनीकरण हम देखने वाले हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, हमारा जो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो इसकी हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, हमारा कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। तो क्या बनता है, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, दोनों डाइक्लोरोबेंजीन है। सो ये हमारी हेलोजिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से FeCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ऑर्थो डायरेक्ट कर दिया इसने, ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप है, यहाँ पर पैरा डायरेक्टिव ग्रुप का तरह रिएक्ट कर रहा है कौन, क्लोरीन एटम। ठीक है, बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी क्लोरीन एटम है, ये दोबारा क्लोरीन एटम आएगा तो कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। जैसे हमें पहले पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। सेकेंड थिंक जो है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेशन, इसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर होता है, नाइट्रेशन मिक्सचर। इसमें क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो जो HNO3 होता है वो क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, इससे रिएक्ट करता है, और NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे आता है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप देख पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो ना, ये क्लोरीन अपनी जगह पर है, इसने NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे ऑर्थो और यहाँ पर पैरा पे डायरेक्ट किया है। ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट यहाँ बने हैं ना, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गया, यहाँ पे पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गया। ओके, देख पा रहे हो, वेरी क्लियर है। ओके, शॉर्ट बिल्कुल ठीक है। थर्ड है सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनीकरण। यहाँ पे होता है सैधूम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड में धुएं जैसा सैधूम होता है, यहाँ पे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल खोलते हैं ना, ओपन करते हैं तो उसमें धुएं जैसा निकलता है, वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उसको सैधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। जब हम प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो कॉन्सनट्रेट 98% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करती है और ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, ये अपनी जो फंक्शनल ग्रुप सीरीज है, आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा है उसमें आपने नोटिस किया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के आसपास होता है, नियर बाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण ऐसा होगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये से SO3H को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है, तो ये सल्फोनिक एसिड रहेगा इसका नाम। ठीक है,
नोमेनक्लेचर में किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? क्लोरोबेंजीन और तो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम क्या होगा? ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, क्लियर? अच्छा, हमने पहले 3 रिएक्शन देख चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। ठीक है, 3 रिएक्शन वहाँ देख ली, 3 रिएक्शन हम आगे देखने वाले हैं, जिसमें 4th रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? जो होता है CH3Cl प्लस AlCl3। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन में यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात ये है निर्जल AlCl3, यहाँ पे लुईस एसिड है। ओके, तो जब ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन बनता है। हमारे यहाँ पे जो CH3 है ये ऑर्थो और पैरा पर ऐड होते हैं। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन मतलब एसिटिलीकरण। तो यहाँ पर एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, हमारे पास CH3COCl यानी एथेनॉइल क्लोराइड है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव होता है। ओके, तो जब इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से होती है तो हमें पता है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और तो पैरा डायरेक्टिव होती है। तो हमारे पास वही सेम रिएजेंट का ध्यान रखना आपने। यहाँ पे क्या रखा है? निर्जल AlCl3। ठीक है, लुईस एसिड, यहाँ पर भी निर्जल AlCl3, वही लेविस एसिड है। ठीक है, और देन हम देख पा रहे हैं इसका जो प्रोडक्ट है, जो हमें मिलने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, वो और तो क्लोरो एसिटोफिनोन। यहाँ पे एसिटोफिनोन है, कीटोन जिसे हमारा लग रहा है ना RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। ठीक है, ये कीटोन लग रहा है ना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया और तो क्लोरो एसिटोफिनोन। सेकंड, अगर ये पैरा पोजीशन पे जाता है, हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C≡CH3। इसको बिल्कुल एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म में, ये सब बड़ा लिखने की बजाय बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखता है OAC, यानी इसका मतलब भी सेम ही होता है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OAC के रूप में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो हम इसको जो नोमेनक्लेचर है वो ऐसा होगा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। यहाँ पे क्या है? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। सिंपल, क्लियर? जैसे कि अभी हम देख रहे थे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, उससे रिएक्शन करवाते हैं। देन क्लोरोबेंजीन से ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लोरेल के साथ रिएक्शन। जो क्लोरेल होता है उसके साथ रिएक्शन में क्या होता है? DDT का निर्माण होता है। अब आपके मन में सवाल होगा, ये DDT क्या है? कुछ सुना सुना लग रहा है ना? लग रहा है ना सुना सुना। DDT कीटाणुनाशक होता है, एक स्ट्रॉन्ग कीटाणु जो होता है ना, खेतों में यूज होता है कीटाणु को नाश के लिए, कीटाणुनाशक वो है। तो ये कैसे बनता है? जैसे कि हम रिएक्शन देख पा रहे हैं, इसमें ट्राइक्लोरो एथेनॉल होता है। ट्राइक्लोरोएथेनॉल यानी कि ये एक एल्डिहाइड है। इसका जो नाम नोमेनक्लेचर उससे होता है कि 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एल लगता है लास्ट में, एथेन है तो 2 के लिए एथ, CHO के लिए एल्डिहाइड वाले के लिए एल लगता है, एथेनॉल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 क्लोरीन जुड़ने का मतलब ट्राइक्लोरो एथेनॉल।
ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होती है, लेकिन आप देख पा रहे हो पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये दोनों इससे इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझा रहे हैं कि यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके यहाँ पे -H2 ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे। और दिस बिल्कुल सिंपल है। इन 3 जो क्लोरीन एटम है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक इस कार्बन से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह दोनों यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है ये वाली, ये कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ी हुई है ये दोनों बेंजीन रिंग। तो इसका जब नाम नोमेनक्लेचर नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो पैरा डाइक्लोरो, ठीक है, ये पैरा पे है ना, यहाँ देखो पैरा पे क्लोरीन लगा है, तो 2 है तो डाई हो जाएगा, तो पैरा डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन जुड़ी है, ट्राई क्लोरो, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ये वाली 3 क्लोरीन हो गई, ट्राई क्लोरो एथेन। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि एक के लिए मेथ, एक कार्बन है, इसके लिए एक कार्बन के लिए मेथ, जैसे एल्केन है तो एन लगता है, तो क्या होगा, एक कार्बन वाली मेथेन हो गई। अगर एल्केन 2 कार्बन वाली है तो एथेन, 2 कार्बन है उसके लिए एथ, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूट, जैसे कि हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे अगर 5 कार्बन है तो पेंट, ओके। सो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, 1 और 2, और यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या है, प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पे ट्राई क्लोरो एथेन 1 और 2। हमें मुख्य जनक श्रृंखला का ध्यान रखना है नामकरण करते समय। 2 कार्बन वाला है, एल्केन है, तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन और एल्केन है, तो एल्केन में एन लगता है, तो क्या हो गया, एथेन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, पैरा डाइक्लोरो ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है। संक्षेप में ये कहेंगे पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। सो यहाँ पर ना थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 फिनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये वाले, तो हम इसका नाम ऐसे लिखने वाले हैं कि पैरा पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो पैरा डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, फिर डाइफेनिल 2 फेनिल ग्रुप भी तो है ना, तो डाइफेनिल, यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो ट्राई क्लोरो एथेन हो गया ना, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इस तरह इसका पूरा नाम हो गया DDT, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि बेंजील जो क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। चलो एक्चुअली बेंजील क्लोराइड होता है, उसकी रिएक्टिविटी इथाइल जो एल्किल क्लोराइड होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं RX और AR की, ARX की बात कर रहे हैं। यहाँ पे R की जगह अगर मैं Cl लूँ या AR और यहाँ पे Cl कर लूँ, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें हम, तो इसकी तुलना में जो बेंजील क्लोराइड होती है उसकी रिएक्टिविटी एल्किल क्लोराइड की तुलना में अधिक होती है। कैसे, यह SN1 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाशीलता का क्रम एरिल हैलाइड हो गया, जिसको हम ArClC भी कह सकते हैं, इसको RX भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड, और यह बेंजील हैलाइड है R, यहाँ पे AR, ठीक है, CH2 और X, ठीक है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे जो हेलोजन है वो डायरेक्ट AR से ना जुड़ के बीच में क्या आ रहा है, एक सिंपल एल्किल वाला आ रहा है, इसको हम एल्किल क्लोराइड के रूप में मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेंजील हैलाइड हो गया, ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि बेंजील क्लोराइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड की तुलना में अधिक रिएक्टिव होता है, ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो SN1 रिएक्शन हो रही है, क्लोराइड आयन बाहर निकल गए, इसकी जगह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, ओके, सिंपल है, क्लियर।
सो आज हमने क्या क्या देखा है कि जो बेंजिंग रिंग होती है हेलो एरीन में, उसमें उसमें 3 रिएक्शन तो हमने ये देख ली कि हमारा जो एक तो हेलोजिनेशन होता है, हेलोजनीकरण, जिसमें क्या होता है, सिंपल सूर्य की जो प्रकाश की अनुपस्थिति में हेलोजन जो वाहक की उपस्थिति में, हेलोजन वाहक कौन हो सकता है, जैसे FeCl3 हेलोजन वाहक हो गया। तो उसकी उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन होती है क्लोरीन से कराने पर ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जो नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रीकरण रिएक्शन, नाइट्रेशन कैसे होता है, हमारे जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड से कराने पर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। आपके मन में एक डाउट रहेगा कि यार ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव क्यों होता है, मेटा क्यों नहीं होता है। एक्चुअली इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि जो क्लोरोबेंजीन में क्लोरो परमाणु है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, जैसे कि हमने पहले बताया। सेकंड, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटम होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव जो इफेक्ट होता है उसको हम इसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी हम समझा सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये पहली स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गई। तो ये 5 अनुनादी संरचना है, इनको हम ध्यान से देखना। जो क्लोरीन एटम होता है उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोरीन एटम अपने लोन पेयर यहाँ डाल, अपने इस बॉन्ड में यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर आने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने अपने लोन पेयर यहाँ दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, और ये 2 बॉन्ड अपनी जगह है। इतना समझ में आया। अच्छा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होती रहती है सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बेंजीन जो वाला है उस रिंग है उस पर रोटेट होता रहता है और एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको नोटिस करना, यहाँ पे क्लोरीन का जो अपने लोन पे यहाँ दिए इसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन और कार्बन के जो बीच में है डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे जो हम ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि sp3 बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड वजह से sp2 कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टर आ जाती है, यानी कि बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलने वाले हैं। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आने वाले हैं, जैसे यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। ओके, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड का वो यहाँ आ जाएंगे। इससे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर। ओके, अब देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले कहाँ बढ़ी है, ऑर्थो पोजीशन पर, देन कहाँ बढ़ गई, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जो लोन पेयर है डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने की वजह से यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड यहाँ आया है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है ही। अब जैसे कि हम जानते हैं ये क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होने वाला है कि जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ वापस जाएंगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ गया। अब देखो, ठीक है, वापस अपनी पूर्ति हो गई, सब अपनी जैसे वापस आ गया। इसीलिए हम नोटिस करने वाली जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर
क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देख रहे हो ना यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर, कहाँ पे, सेकंड वाली, सेकंड स्ट्रक्चर ऑर्थो पर है, और जो फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ दो स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और पेरा पोजीशन पे कहाँ पर है, पेरा पोजीशन पर थर्ड वाली में, थर्ड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, यहाँ पे पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ओके, इतना सिंपल है। तो उपरोक्त जो ऊपर वाली सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन पर ध्यान रखना। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन परमाणु के ऑर्थो और पेरा स्थानों पर स्थित है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया था ना कि क्लोरीन ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की वजह से ऑर्थो और पेरा पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, अतः इन जो स्थान है, ये जो सारी जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कंपेरेटिव मेटा की हम बात करें, ये मेटा पोजीशन है, ये 1 2 3, थर्ड नंबर, 2 नंबर, 1 2 3 और 4। ठीक है, जो थर्ड नंबर वाला है और जो 5 नंबर वाला है, इनको मेटा पोजीशन बोलते हैं। 2 नंबर वाला ऑर्थो, 2 और 6 वाला, ठीक है, और 4 वाला पेरा पोजीशन हो गया हमारा। तो जो 3 और 5 नंबर की जो मेटा पोजीशन होती है, तो यहाँ पर इनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, वो कहाँ अटैक करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पे, जहाँ पर ऑर्थो और पेरा पर ज़्यादा बनती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हम बात ये करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है जो बेंजीन रिंग पर, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो क्लोरीन एटम होता है, हाइड्रोजन परमाणु, वो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव आई, ठीक है, जो आई इफेक्ट होता है वो जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट किसका? हैलोजन का। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से भी इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन की कंपैरेटिवली कम होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में, तो इससे कम होती है। जहाँ पे ये हमारी क्लोरोबेंजीन हो गई, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आ गया टोलुइन, यानी कि ये बेंजीन रिंग ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका रीजन समझ में आया? एक्स क्या वो लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है बहुत ही कम क्रियाशील होती है। अच्छा, इस जो अभी तक जितना इम्पैक्ट हुआ है, इन सब का इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है बेंजीन पर कम हो जाता है। अतः जो इसकी जो हम ओवरऑल कहें कि इसकी जो रिएक्टिविटी उसमें कम ही आ जाती है। इसी वजह से ये हमारा ऑर्डर बनता है, जो कि हमने पहले भी बताया है। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? ओके, अब जो कुछ प्रैक्टिकल की हम बात करें कि हम इन लेबोरेटरी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, हम कैसे टेस्ट के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं? देखो, बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक रिएक्शन में बता रहा हूँ, एक्चुअली 2-3 टाइप है, उनका जो कोर फंक्शन है वो सेम सा ही है। तो जो फर्स्ट टाइप रिएक्शन है वो है कि यहाँ पे एक बेस लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जैसे NaOH ले लिया। तो जो क्लोरीन एटम होता है, अगर वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन है, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो बेस के साथ भी रिएक्शन के नो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ओके, अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, इस पर अगर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो ये एक हम कह सकते हैं एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं उनके जैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये NaOH की रिएक्शन करने पर हमारे पास OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उन क्लोरीन की जगह सब्सटीट्यूट हो जाता है। ठीक है, हमें जैसे पता है ना कि यहाँ पे अगर
जो सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3। यहाँ पर कौन सा है, sp3। और यहाँ पर कौन सा है, sp2। डिफरेंस देख रहे हो, जो sp3 से जुड़ा हुआ होता है क्लोरीन एटम, यानी कि एलिफेटिक, वहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करके ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ओके, क्लियर। कि आप यहाँ बिल्कुल सिंपल फंडा पहचानो, हमारे पास एक बेस दिया होगा, बेस है, और जो हेलोजन एटम है उसको देखो कि ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर sp3 से जुड़ा हुआ है, जैसे बेंजीन रिंग की साइड चेन पर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो देगा। अगर ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनके डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, ठीक है। सो जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो हेलोजन एटम होता है वो बेंजीन की जो न्यूक्लियस है उससे जुड़ा होता है, यानी बेंजीन रिंग, ये न्यूक्लियस, अब हम बात करें ये बेंजीन रिंग वाले, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, इससे जुड़ा होता है, तो वे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, एल्कोहलिक या एथेनॉल है ना, ठीक है, ये एथेनॉल है, तो एथेनोलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिपोजिशन देते हैं। किसका डिपोजिशन देता है, अवक्षेप ये देते हैं। ये नहीं देते हैं, कौन नहीं देता है, जो एरोमेटिक होता है, लेकिन एलिफेटिक देता है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन देखो कौन सा है, sp3। ओके, यहाँ पे कौन सा है, sp2, देख रहे हो, sp2 है, तो एथेनोलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये डिपोजिशन यानी अवक्षेप नहीं देता है। अगर ये एलिफेटिक है, ठीक है, ये हमारा एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक नहीं देता है और एलिफेटिक देता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये वाली क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में एथेनोलिक सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, ठीक है, तो कोई डिपोजिशन नहीं मिलता है। जबकि जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से तो नहीं जुड़ा होता, जैसे मैंने बताया कि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, नहीं, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है ना, इस बीच में जो साइड चेन लगी हुई है, कार्बन लगा उस पर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उपस्थित होता है, यहाँ जुड़ा हुआ होता है, तो ये एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और एक डिपोजिशन देता है, ठीक है, अवक्षेप पेंदे में, मतलब जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे उसके जो पेंदे में जम जाता है, ठीक है, पेंदे में क्या जम जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, AgCl का डिपोजिशन, PPT जम जाती है, अवक्षेप बोलते हैं, तो वो जम जाता है और सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही, यहाँ बेंजीन रिंग होने के बावजूद एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही ये हेलोजन परमाणु की भांति व्यवहार करता है। हाँ, एक चीज़ और आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो हमारा एलिफेटिक कार्बन है, जैसे कि इथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, तो वे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिपोजिशन देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, ये AgNO3, और यहाँ पे हम लिख दूँ एथेनॉल, लिख दूँ ETOH, ठीक है, एथेनोलिक सिल्वर नाइट्रेट हो गया, तो यहाँ पे एक डिपोजिशन मिलता है AgCl का, और ये कैसे रंग का होता है बताइए, किस रंग का होता है, सफ़ेद कलर का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है, सफ़ेद रंग का ही होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि हम सिंपल कहें ETBr,
इनकी इसको हम इथाइल बोलेंगे, तो इसकी जगह हम ईटी लिख लिया हमने, इथाइल ब्रोमाइड। और सेम यही रिएजेंट रहेगा कि AgNO3 और एथेनोलिक है। एथेनोलिक यहाँ पे क्या होता है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट काफ़ी महंगा होता है, कम अमाउंट में यूज़ होता है। रफली हम बात करेंगे तो 0.1 ग्राम या कहे कि 100 mg इतना ही यूज करते हैं, ठीक है। जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, हम इन प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ कि हम 0.1 m का सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर इसका टाइट्रेट करके रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो AgNO3 है वो सही बनाया नहीं है। यहाँ पे एथेनॉल होता है लगभग 50 ml एथेनॉल एज ए सॉल्वेंट काम लेते हैं, इसको एथेनोलिक सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एसीटोन वगैरह होता है वो भी यूज होता है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को ना लिख के यहाँ पे सिंपल लिखा है एथेनोलिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसके रिएक्शन कराएंगे एथिल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये अब की बार ना ये वाइट PPT नहीं देगा, PPT यानी कि अवक्षेप। अब की बार ये कैसे देगा, ये हल्का पीला, ये हल्का पीला किसका डिपोजिशन होगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो हमारे सिल्वर ब्रोमाइड का PPT मिलेगी डिपोजिशन, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें PPT मिल रही है। रिएक्शन के बाद में पेंदे में जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है। सो अब तक हमने 2 रिएक्शन देख ली, जिसमें एक में हमें AgCl का डिपोजिशन मिल रहा है और ऊपर वाले में सोडियम क्लोराइड का डिपोजिशन मिलता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब हम थर्ड मेथड पे चलने वाले, जिससे कि हम जो एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हैलोजन डेरिवेटिव होता है उनमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल में आपको दोनों कंपाउंड दे दिए जाएँ कि बताओ आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आप यहाँ बता सकते हो कि सर हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे NaOH के लिए जो हमने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड A है, अगर उसमें क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होगी तो वो रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। अगर वो हमारी बेंजीन रिंग डायरेक्ट बेंजीन रिंग से न जुड़ते हुए हैं, उसमें अगर साइड चेन है जैसे CH3 जुड़ा हुआ है, उस पर अगर बेंजीन जुड़ी हुई है जैसे कि बेंजिल क्लोराइड हो गया, तो वहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। तो हम इस तरह से बेंजिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर एक तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, इसमें और हमें क्लोरोबेंजीन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे सेम। अगर वही दिए दूसरा मेथड अगर वही है कि एक तरफ तो हमारा एलिफेटिक दिया हुआ है जैसे कि बेंजिल क्लोराइड, और दूसरा एरोमेटिक दिया है जैसे कि क्लोरोबेंजीन, तो उन बीच में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वहाँ पे AgNO3 एथेनोलिक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा देंगे। तो जहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, एरोमेटिक जो क्लोरो डेरिवेटिव होता है हेलोजन डेरिवेटिव जैसे क्लोरोबेंजीन, वो रिएक्शन नहीं देगा, बेंजिल क्लोराइड रिएक्शन देगा, ठीक है। सो हम थर्ड मेथड पे चलने वाले हैं। तो थर्ड मेथड ये है कि इसमें KOH से रिएक्शन करवाता है। यहाँ पे जो बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है, ये जो बेंजिल क्लोराइड होता है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जलीय KOH, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और प्लस बनता है बेंजिल एल्कोहल, यहाँ की जो सब्सटीट्यूट हो चुका है ना, जो क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आ गया, ठीक है। देन हम अब देखो यहाँ पे जो बनने के बाद में यहाँ पे जो KCl बना है, अब हमारा अगर रिएक्शन में KCl बना है तो उसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 से। अब हम जानते हैं कि जो सिल्वर एटम होता है ये वाला,
ये क्लोरीन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जहाँ भी क्लोरीन मिलता है इसके फटाक से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड होता है इसका, कि जहाँ भी क्लोरीन मिलेगा रिएक्ट कर लेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे AgCl का पीपीटी मिलेगी। सपोज दैट अगर रिएक्शन में KCl बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वाइट पीपीटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब पीछे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। इसने KOH से रिएक्शन ही नहीं किया। जब रिएक्शन नहीं किया तो KCl भी नहीं बना। KCl नहीं बना तो AgNO3 कहाँ से रिएक्ट करेगा? वाइट पीपीटी नहीं बनेगी। बिल्कुल ईजी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, बेंजील क्लोराइड KOH से रिएक्ट कर रही है। KOH में यहाँ पे जो पोटेशियम है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद KCl बनता है। KCl बनने के बाद में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे एथेनोलिक, तो ये जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड वो पीपीटी बनाता है, वाइट पीपीटी। लेकिन अगर हमारे दी हुई इन दोनों में से हमें पता नहीं कौन से बेंजील क्लोराइड है और कौन सा क्लोरोबेंजीन है, तो दोनों में से जो भी रिएक्ट करके वाइट पीपीटी बनाएगा हमें पता नहीं है। दोनों में से हम लेबोरेटरी में दिया हुआ है कि एक तो बेंजील क्लोराइड है, एक क्लोरोबेंजीन है, दोनों को ऐसे ऐसे करके दे दिया, आपको पता नहीं है कौन सा वाला है। लेकिन दोनों में से एक ने वाइट पीपीटी बनाई है तो डेफिनेटली ये बेंजील क्लोराइड है। इस तरह से हम इन लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।